हर शासक का ख्वाब हूँ मैं, सत्ता का रबाब हूँ मैं, शक्ति सत्ता जो प्रश्न है उनका एकमात्र जवाब हूँ मैं। यस, लेजिटिमेसी, वैधता। नमस्कार बच्चों, मैं सरिता चौधरी, राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा, जिसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे शक्ति, सत्ता और वैधता, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने इससे पूर्व 7 भागों के अंतर्गत शक्ति सत्ता को पढ़ा। आज हम लोग इसके भाग 8 के अंतर्गत वैधता को पढ़ने जा रहे हैं, लेजिटिमेसी को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा हम लोगों ने शक्ति और सत्ता का अध्ययन किया, उस समय जाना था कि शक्ति को आवरण प्रदान करती है सत्ता और सत्ता को अवलंब प्रदान करती है वैधता। यानी वैधता वह शक्ति है जो सत्ता के साथ जुड़ जाती है तो सत्ता को और अधिक शक्तिशाली बना देती है। सत्ता को आदेश देने का अधिकार वैधता के कारण ही प्राप्त होता है, क्योंकि हम लोगों ने जब सत्ता का अर्थ पढ़ा उस समय जाना था कि सत्ता किसी भी व्यक्ति का, किसी भी संस्था का या आदेश या नियम का एक ऐसा गुण होता है जिसे जनता सही मानकर सहर्ष स्वीकार करती है, अपनी स्वेच्छा से उसे स्वीकार करती है। जो ये सही का लेबल था वह लेबल ही वैधता कहलाता है। यानी जब शक्ति को सही मान लिया जाता है तो वह सत्ता बन जाती है, और जब सत्ता को स्वीकार कर लिया जाता है तब वह वैधता बन जाती है। वैधता का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। वैधता जो शब्द है वह लैटिन भाषा के लेजिटिमेसी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लॉफुल, यानी कानून सम्मत या विधि सम्मत। यानी कोई भी ऐसा नियम या आदेश जो कानून सम्मत है या विधि सम्मत है। अब हम प्राचीन राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। उस समय हम लोगों ने अवलोकन किया था कि प्राचीन समय में न तो कोई लिखित कानून था, न कोई निर्धारित नियम थे। समाज और राजनीतिक व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं था, या यूं कहें कि कोई मुख्य विभाजक रेखा उनके अंतर्गत स्थापित नहीं थी। तो प्रत्येक स्थिति में कानून या जो विधान सम्मत या विधि सम्मत जो स्थितियां होती हैं उन्हें स्पष्ट करना संभव नहीं होता। विचारकों ने अपने अपने समय अनुसार अपनी अपनी सत्ता को वैधानिक या वैधतापूर्ण स्थापित करने का प्रयास किया है। जैसे कि प्लेटो ने अपने शासन व्यवस्था के अंतर्गत न्याय की स्थापना के माध्यम से एक सुदृढ़ आदर्श शासन व्यवस्था की स्थापना करना चाहा, और इस न्याय की स्थापना को ही इन्होंने वैधतापूर्ण शासन की संज्ञा दी। यानी समाज में जब न्याय है तब वह वैध शासन व्यवस्था है। जैसा कि हम लोगों ने प्लेटो पढ़ा था तो उस समय पढ़ा था किसी व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। प्लेटो ने अपनी न्याय की स्थापना के लिए उदात्त झूठ का सहारा लिया और कहा कि हम सब ईश्वर की बनाई हुई संतान है, लेकिन कोई व्यक्ति स्वर्ण से बना है, कोई व्यक्ति रजत से बना है और कोई व्यक्ति लोहे से बना है। अब प्रत्येक व्यक्ति जिस धातु से बना है उसी के अनुरूप उसके कर्म होंगे और उन कर्मों में हस्तक्षेप ही न्याय है। यानी अपनी शासन व्यवस्था में न्याय के माध्यम से शासन व्यवस्था को वैध स्थापित करने का प्रयास किया। इसी भांति अरस्तु ने संवैधानिक शासन व्यवस्था का वर्गीकरण करके एक मिश्रित शासन व्यवस्था की निरूपण करके हम लोगों के सामने वैधानिक या विधि सम्मत शासन व्यवस्था का निरूपण किया। इसी प्रकार से मध्यकालीन राजनीति विचारकों का अध्ययन करें तो उन्होंने तो राज्य को ईश्वरीय राज्य की संज्ञा दे दी और राजा को ईश्वर की संतान कहकर अपनी शासन व्यवस्था को वैध बना लिया, यानी कानून सम्मत या वैधानिक स्थापित कर लिया। शासन व्यवस्थाओं के इसी दौर में जब हम लोग समझौतावादी युग के अंतर्गत आते हैं तो जॉन लॉक और रूसो ने अपने शासन व्यवस्था को सामाजिक अनुबंध का, यानी सामाजिक समझौते का आधार प्रदान करके वैधता स्थापित की। जब भारतीय विचारकों में मनु, कौटिल्य एवं शुक्र का अवलोकन करते हैं तो उन्होंने अपने शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत शासक के लिए निर्धारित कर्तव्य निर्धारित किए हैं। किसके लिए? राजा के लिए। राजा के लिए निर्धारित कर्तव्य बताए और कहा कि जब राजा प्रजा कल्याण करता है, यानी प्रजा पालन और प्रजा रंजन, ये दोनों कार्य जब शासक भली भांति कर पाता है तो वह सरकार, यानी वह शासन कैसा है? वैध शासन है। इसी भांति अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत
वैधता का एक ही मापदंड होता है और वह मापदंड है शक्ति, यानी बल पर आधारित शासन व्यवस्था होती है और यही उनकी वैधता का आधार है। परंतु वर्तमान लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत वैधता के ये आधार स्वीकार नहीं किए जाते। वैधता को माना जाता है जनता की स्वीकार्यता। जब जनता शासन को स्वीकार कर लेती है और स्वीकारित शासन के अंतर्गत जनता अधिक से अधिक भाग लेने लगती है, यानी जनता की सहभागिता अधिक हो जाती है, तो उसे ही क्या माना जाता है? उसे ही वैध शासन व्यवस्था माना जाता है। टी.एस. ग्रीन ने कहा है कि इच्छा न कि बल प्रयोग राज्य का आधार होता है, यानी इच्छा के द्वारा ही राज्य का अस्तित्व बना हुआ है। जनता की इच्छा, जनता की स्वीकार्यता, और ये स्वीकार्यता किस रूप में? सहभागिता के रूप में हम लोगों को परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। तो इस तरह से बच्चों कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं का प्रधान लक्षण वैधता है और बिना वैधता के किसी भी शासन व्यवस्था का संचालन लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। जैसा कि रूसो ने कहा ही था कि कोई भी बलशाली व्यक्ति अधिक समय तक स्वामी नहीं रह सकता जब तक कि वह अपनी शक्ति को अधिकार का रूप न दे दे और आज्ञा पालन को कर्तव्य का रूप न दे दे। तो ये अधिकार और जब कर्तव्य किसी स्थिति में आते हैं तो वह स्थिति वैधता की स्थिति ही कहलाती है, यानी वैधता ही वह स्थिति है जो सत्ता को मजबूत करती है, सत्ता के अस्तित्व को बनाए रखती है और शक्ति को एक ऐसा आवरण देती है जिसके कारण वह शासन का महत्वपूर्ण अवयव बन सके। परंतु वैधता की स्थिति में भी अनेकों बार खतरों का सामना करना पड़ता है, यानी वैधता के अंतर्गत भी ऐसे बाधक तत्व हैं जो शासन व्यवस्था को ढुलमुल कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। हम लोग अवलोकन करते हैं उन स्थितियों का जो वैधता को संकट में डाल देती है, यानी वैधता के बाधक तत्व। पहला है परिवर्तन। अब परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होना स्वाभाविक ही है। अब क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं, राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत हम लोग निर्वहन करते हैं, तो राज्य व्यवस्थाओं में भी अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अब ये परिवर्तन चाहे किसी भी रूप में हो, सामाजिक रूप में हो, आर्थिक रूप में हो, सांस्कृतिक रूप में हो या अन्य किसी भी रूप में हो, जिस भी रूप में होंगे, जब शासन व्यवस्थाओं के द्वारा इन परिवर्तनों को आत्मसात कर लिया जाता है, यानी इन परिवर्तनों के साथ आगे बढ़ना स्वीकार कर लिया जाता है, तब तक तो उस शासन सत्ता की वैधता बनी रहती है। वरना ये जो परिवर्तन है वे उसकी विकास पथ पर अवरोध का कार्य करते हैं, यानी वो एक मजबूत अवरोधक बन जाते हैं जिससे शासन सत्ता की वैधता खतरे में पड़ जाती है। तो पहला बाधक तत्व था परिवर्तन। नेक्स्ट है अत्यधिक आकांक्षाएं। जनता अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति शासन से चाहती है। वह सत्ता को इसीलिए स्वीकार करती है क्योंकि वह लोकहित से प्रेरित होता है, उसकी विश्वास और उसके विचारों की एकरूपता स्थापित करने वाला होता है। अब जब जनता की आकांक्षाओं किसी शासन व्यवस्था के द्वारा पूरी नहीं की जाती है, तब उस शासन सत्ता का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है, यानी उस शासन सत्ता की वैधता यहाँ संकट में पड़ जाती है। तो नेक्स्ट है अत्यधिक आकांक्षाओं की पूर्ति। नवीन अवस्थाएं। शासन व्यवस्थाओं में परिवर्तन होते रहते हैं, नए प्रकार के आविष्कार होते रहते हैं और इस प्रकार के नए आविष्कारों को, नवीन अवस्थाओं को, जनता के विचारों को, जनता की मनोदशा को पहचान कर यदि शासन सत्ता अपने निर्धारित नियमों में समय अनुसार परिवर्तन कर लेती है तो ऐसी स्थिति के अंतर भी वैधता संकट में नहीं आती है, और यदि ऐसा नहीं करती है तो क्रांति हो जाती है, विद्रोह हो जाती है। अफ्रो एशियाई देशों के अंतर्गत ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है कि वहाँ पर तख्ता पलट हो जाता है, यानी शासन सत्ता पूरी तरीके से बदल दी जाती है। ये इन नवीन अवस्थाओं को आत्मसात न करने का ही नतीजा होता है। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने जाना कि शक्ति, सत्ता और वैधता एक ऐसे आधार हैं जिनके द्वारा इन नवीन अवस्थाओं को, इन नवीन परिवर्तनों को, जनता की आकांक्षाओं को जब आत्मसात कर लिया जाता है, अपना लिया जाता है और अपना चोला उनके अनुरूप परिवर्तित कर दिया जाता है,
तब तक तो वैधता या सत्ता का अस्तित्व बना रहता है, वरना उनका अस्तित्व खतरे में आ जाता है। यानी वैधता से तात्पर्य यह हुआ कि वैधता वह आवरण है जो सत्ता को बाहरी मुखौटा प्रदान करती है या वह आंतरिक शक्ति प्रदान करती है जिसके आधार पर सत्ता निर्भीक होकर अपने अधिकार का प्रयोग कर सकती है और अपने आदेश पालन करवाने के लिए जनता को बाध्य कर सकती है। शक्ति और सत्ता में मुख्य अंतर यह होता है, शक्ति म्यान से बाहर तलवार है और सत्ता म्यान में रखी तलवार है। यानी सत्ता के अंतर्गत शक्ति समाहित है लेकिन वह दिखाई नहीं देती, लेकिन शक्ति के अंतर्गत जो सत्ता है वह केवल एक रूप प्रस्तुत करती है, वह रूप प्रस्तुत करती है दबाव का। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने जाना कि शक्ति, सत्ता और वैधता किसी भी शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण आधार है और किसी भी शासन व्यवस्था का संचालन बिना इन तीन तत्वों के नहीं हो सकता। शक्ति जो कि बाहरी रूप से सत्ता को मजबूत करता है, तो वैधता सत्ता को आंतरिक मजबूती प्रदान करता है। शक्ति और वैधता दोनों ऐसे आयाम हैं, दोनों ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं, दोनों ऐसे महत्वपूर्ण साधन हैं जो सत्ता के मनोरथ को सिद्ध करने का और लोक हित को बुनाने का यानी लोक कल्याण को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण मार्ग प्रशस्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। आप लोग तैयार रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।